बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 21 और आप जानते हैं कि हम अब जो फ़ेज़ लेके चल रहे हैं वो एल्गोरिदम एनालिसिस की फ़ेज़ है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था उस वक़्त हमने एनालिसिस और डिज़ाइन को इकट्ठा लेके चले थे। ठीक है, एनालिसिस फेज़ को भी साथ साथ कवर कर रहे थे, एनालिसिस के बारे में भी चीज़ें कर रहे थे और साथ साथ डिज़ाइन के बारे में भी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद हमने टोटली अपना एम्फेसिस जो है वो डिज़ाइन फेज़ पे रखा। ठीक है, एल्गोरिदम को डिज़ाइन किस तरह से करना, एल्गोरिदम डिज़ाइन की मल्टीपल टेक्निक्स ली और हर टेक्निक के रेलिवेंट हमने एल्गोरिदम्स देखे। अब जो स्पेसिफिकली जो फेज़ स्टार्ट हो चुकी है वो एनालिसिस की फ़ेज़ है और इसके मतलब 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो एनालिसिस के ही हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इससे पहले एल्गोरिदम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का चैप्टर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप काइंडली उसको विज़िट कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है। 3 तरह की टाइप्स हैं, वैसे 5 टाइप्स भी कह देते हैं, इससे ज़्यादा टाइप्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट फेमस टाइप्स हैं वो 3 हैं इसकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। दैट इज़ बिग थीटा, बिग ओ एंड बिग ओमेगा। इसके अलावा लिटिल ओमेगा वगैरह या लिटिल ओ वगैरह भी होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जस्ट इन्हीं की जो 3 टाइप हैं इनको 1 बाय 1 हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ टाइप्स के बारे में, सबसे पहले टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम। इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा उसको आपने लाजमी तौर पे नोट डाउन करते जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट एमसीक्यूज ही नहीं है, बल्कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर भी लोगे उसके बाद जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरव्यू से पहले जो टेस्ट वगैरह होते हैं उन टेस्ट्स में भी ये वाली नोटेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे इंटरव्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो आपके टेस्ट होंगे, जो पीपीएससी वगैरह या एफपीएससी वगैरह के टेस्ट होते हैं, उनमें लाजमी तौर पे इनसे रेलिवेंट कुछ ना कुछ, जब एल्गोरिदम का पोर्शन शामिल होगा तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यू वो बिग ओ नोटेशन के बारे में ये है कि बिग ओ नोटेशन किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, वो अपर बाउंड को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सबसे पहला जो एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वो ये है कि जो बिग ओ नोटेशन है वो उसके साथ कौन सी चीज़ एसोसिएट है, दैट इज़ अपर बाउंड। ठीक है, जब भी हम बिग ओ की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम अपर बाउंड की बात कर रहे होंगे। अभी हम अपर बाउंड क्या है ये वाली चीज़ों को आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके और इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट चीज़ों को करेंगे। इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे जो बन चुका है वो ये है कि बिग ओ नोटेशन से क्या मुराद है, बिग ओ नोटेशन कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, तो ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट। तो बिग ओ नोटेशन किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करता है कि एक एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब भी यही होता है कि वो उसकी सबसे बड़ी रेंज क्या है, सबसे ज़्यादा वो कितना टाइम लेगा, उसी को हम वर्स्ट केस टाइम भी बोलते हैं, और वही उसकी लॉन्गेस्ट या फिर मैक्सिमम अमाउंट है टाइम की। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। 3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग ओ बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी अपर बाउंड को, इस एल्गोरिदम की अपर बाउंड को कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ले रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको हम वर्स्ट केस भी बोल देते हैं, या फिर थर्ड क्या, इसको लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपके साथ कर लूँ। तो इस ग्राफ में 2 डायमेंशनल वे में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल वे में आपकी एन है जिसे हम इनपुट साइज बोलते हैं। ठीक है, ये एन इज़ द इनपुट साइज, एल्गोरिदम का आपका इनपुट साइज। ये इनपुट साइज इस हॉरिजॉन्टल वे में इंक्रीज हो रहा है।
एंड टी रिप्रेजेंट द टाइम, ये वाला आपका टाइम है जो कि वर्टिकल वे में ऊपर को ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक फंक्शन है एफ ऑफ एन के नाम से, एक फंक्शन एफ ऑफ एन जिसकी ग्रोथ कोई यहाँ पे ग्राफ में दिखाई गई, उसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है। ये मतलब एन टाइम इंक्रीज़ होने के साथ, जो आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी ग्रोथ जो है वो टाइम पे भी ज़्यादा हो रही है। मीन्स ये ज़्यादा उसका टाइम भी होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इनपुट का साइज़ बढ़ा रहे हैं इसकी जो टाइम कंज्यूम करने की पावर है वो भी ज़्यादा हो रही है। मीन्स के एल्गोरिदम ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करने लगे, एक फंक्शन है, हमने वैसे ही रैंडमली एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एन, ठीक है। अब जो एफ ऑफ एन है उसका ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर हम एक नया फंक्शन जी ऑफ एन या फिर इसे सी डॉट जी ऑफ एन भी बोल देते हैं, ठीक है। सी इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो जी ऑफ एन है ये बेसिकली हमारी अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा कि ये वाला जो आपका फंक्शन है इसकी जो अपर बाउंड है ये रिप्रेजेंट की हुई हमने डॉटेड लाइन के साथ। इट मीन्स कि आपकी जो फंक्शन है उसका ग्रोथ रेट जो है वो इस लाइन से कम रहेगा, उस अपर बाउंड से हमेशा कम रहेगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इस लाइन से ऊपर मूव कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देख रहे हैं कि एक लाइन जो मैंने हालांकि कह चुका हूँ कि ये वाला जो एफ ऑफ एन फंक्शन है ये इस लाइन से, इस फंक्शन से जी ऑफ एन से हमेशा कम रहेगा, इसकी जो ग्रोथ है, क्योंकि ये अपर बाउंड है, इससे बढ़ नहीं सकता। आपका फंक्शन की ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ज़्यादा फंक्शन की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही, लेकिन हम कंसिडर करेंगे इस पॉइंट को, दैट इज़ के पॉइंट या फिर इसको एन नॉट पॉइंट भी बोलते हैं। एन नॉट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हम उसकी अपर बाउंड की बात करें। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद कभी भी आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एन फंक्शन है, ये कभी भी इस जो अपर बाउंड है उससे कभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये कुछ ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये वाली बाकी भी जितनी भी दूसरी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, थीटा है या फिर ओमेगा है, उनमें भी इसी टाइप का ग्राफ यूज़ होगा और इसी तरह से उसमें भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब इसी चीज़ को हम इक्वेशन की मदद से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एन है जो कि आपका रैंडमली कोई हमने चूज़ किया हुआ है, और जी ऑफ एन हम किसी अपर बाउंड के लिए यूज़ करते हैं। एफ ऑफ एन ग्रोज विद सेम रेट आर स्लोअर देन जी ऑफ एन। ये स्टूडेंट्स जो पीछे ग्राफ पे अगर जाऊं, एफ ऑफ एन जो है वो या तो स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली ग्रो कर रहा है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पे वो इस रेंज के साथ भी अटैच हो जाए, ठीक है, इस रेंज के साथ भी मिल जाए, कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे ये दोनों लिमिट्स जो है वो आपस में अटैच हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं कि ये वाला जो एफ ऑफ एन फंक्शन है ये हमारी जो अपर लिमिट है उससे ज़ायद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ अपर रेंज, ठीक है। अभी हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन कभी भी इस अपर बाउंड से ज़ायद नहीं मूव नहीं कर सकता, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो उससे ज़ायद कभी भी नहीं हो सकती। तो इसी की इक्वेशन हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। ये जो एफ ऑफ एन है वो हमेशा या तो कम होगा या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इसके इक्वल आ जाए। वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये जो हम सी की बात कर रहे थे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सी इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कंडीशंस आर, इनमें कुछ कंडीशंस हैं वो लाजमी तौर पे जब फुलफिल होंगी तब आपकी ये वाली कंडीशन राइट होगी। वो कंडीशन क्या है कि जो आपकी एन की वैल्यू है ग्रेटर देन एन नॉट, एन नॉट जिसको हमने के भी बोला था, ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपकी अपर बाउंड स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू जो है मीन्स के जब हम नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, वो इस पॉइंट के बाद से स्टार्ट होंगी। और इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये सी जो वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो से ज़ायद होनी चाहिए, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर होगा तब आपकी ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी। और जो एन नॉट वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू थी एन नॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमेशा कभी भी ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती, बल्कि ये एन नॉट वैल्यू हमेशा एक के बराबर रहेगी या फिर एक से बढ़ के होगी, ठीक है। तो इस सूरत में इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। आपका एफ ऑफ एन कभी भी जो इसकी लिमिट है वो कभी भी बढ़ नहीं सकती जी ऑफ एन से, या तो वो कम रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी। स्टूडेंट्स, इसी को हम एक ग्राउंड एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं।
हम अपर बाउंड की बात कर रहे थे, हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे थे, हम मैक्सिमम टाइम एल्गोरिदम कितना ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको एक मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल टू फाइंड अ सस्पेक्टेड पर्सन फ्रॉम 100 पीपल आफ्टर स्टोलन योर। फॉर एग्जांपल आपका एक वॉलेट गुम हो चुका है और उसके लिए आपने कोई किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट जमा करवाई, ठीक है। आपने रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने कुछ 100 पीपल्स को, जो सस्पेक्टेड लोग थे, उन लोगों को उन्होंने पुलिस वालों ने वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है 1 से लेके 100 तक लोग हैं, उन लोगों में से अपना जो चोर है उसको ढूंढना है आपने, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 उनको देखेंगे, 1 बाय 1 उन लोगों को, उनके चेहरे को शनाख्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो वर्स्ट केस सिनेरियोस का ये है, अपर बाउंड उसकी ये है कि आपने पहले बंदे को देखा, उसके बाद आपने दूसरे बंदे को देखा, आपने तीसरे बंदे को देखा, आपने फोर्थ वन को देखा, करते करते आपने 100 पीपल को देखा। या तो वो 100th जो आपका पर्सन था वो आपका सस्पेक्टेड है, वही आपका चोर है जिसने स्टोलन पर्स, जो आपका पर्स चोरी हो चुका था वो उसने चोरी किया था, या फिर वो 100 में भी नहीं है, ठीक है। वो ये जो 100 के 100 पीपल थे उसी में नहीं है, ठीक है। ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हम अभी अपर बाउंड की बात कर रहे थे, ठीक है। जो अभी हम बिग ओ की बात कर रहे थे, बिग ओ क्या है, बिग ओ ये बता रहा है कि आपकी अपर बाउंड क्या है, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो कब होगा, जब हम 1 से लेके 100 तक लोगों को हमने देखा, या तो वो 100वां बंदा जो है वो आपका चोर है, या फिर 100 बंदों में वो चोर मौजूद ही नहीं है। इस तरह की जो सिचुएशन बनेगी इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम वर्स्ट केस सिनेरियो बोलेंगे, ठीक है। तो ये था बिग ओ के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ओमेगा नोटेशन के बारे में। द नोटेशन ओमेगा एन इज़ द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एमसीक्यूज बन रहा है, सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि जो ओमेगा नोटेशन है उसके साथ वर्ड एसोसिएट है लोअर बाउंड का। जैसे हमने बिग ओ की बात की थी, ओ की बात की थी, ओ नोटेशन की बात की थी, तो उस वक्त हमने अपर बाउंड का लफ्ज़ यूज़ किया था। जब भी हम ओ की बात करेंगे, बिग ओ की बात करेंगे, तो हमेशा अपर बाउंड की बात करेंगे, हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे। अब जब हम ओमेगा की तरफ आ रहे हैं, ये बिल्कुल उससे उलट सिनेरियो है, ये उसकी लोअर बाउंड बताता है। और दूसरी उसमें क्या बताता है, उसका बेस्ट केस टाइम। जैसे उसमें वर्स्ट केस था, बिग ओ में वर्स्ट केस टाइम था, ये उसका बेस्ट केस टाइम है। और तीसरा इसमें एमसीक्यूज जो है वो ये बनेगा कि द बेस्ट अमाउंट ऑफ अ टाइम एन एल्गोरिदम कैन पॉसिबल टेक। वो वाला जो टाइम था वो मैक्सिमम टाइम था, ये मिनिमम टाइम है। वो बिग ओ वाला टाइम जो मैक्सिमम टाइम, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा एल्गोरिदम। और ये वाला केस बता रहा है कि कितना कम से कम सबसे एफिशिएंट केस कौन सा है जिसमें वो एल्गोरिदम अपना काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 एमसीक्यूज थे ओमेगा नोटेशन के बारे में, कि ओमेगा नोटेशन एक तो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट केस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये मिनिमम टाइम हमें बताता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टूडेंट हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, जो कि हॉरिजॉन्टली उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स है, और जो वर्टिकली है वो उसका टाइम है, ठीक है। टाइम वर्टिकली मूव कर रहा है और एन या नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है जिसे हमने यहाँ पे क्या बोला था, इसको हम के भी बोल देते हैं, इसको हम एन नॉट भी बोल देते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से आपकी लोअर या अपर बाउंड जो है वो स्टार्ट होता है। अब एफ ऑफ एन एक फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो सी डॉट जी ऑफ एन है। सी कांस्टेंट है, इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ ना भी करें तो कोई इशू नहीं, जी ऑफ एन भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका ये जो एफ ऑफ एन है, ये जो हमने एक रेंज बता दी है, एक हमने जी ऑफ एन बता दिया है, ये कभी भी इससे कम नहीं होगा, ठीक है। या तो ये इसके बराबर रह के मूव करेगा या फिर ये इस रेंज से बढ़ के मूव करेगा। ये बेसिकली इसकी ये वाली जो जी ऑफ एन वैल्यू है वो हमेशा एफ ऑफ एन से कम रह रही होगी। जैसे हमने पिछले में देखा था कि जी ऑफ एन का जो ग्राफ था, जी एन एफ की जो लाइन थी वो ऊपर ऊपर मूव कर रही थी, ठीक है, वो एफ ऑफ एन से कभी भी डाउन नहीं आ रही थी। लेकिन इस सिनेरियो में बिल्कुल उलट है, जिसमें एफ ऑफ एन हमेशा ग्रो करेगा फास्ट मूव में, ठीक है, या बराबर रहेगा या फिर उससे फास्ट वे में मूव करेगा। इसी को हम इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं कि ये वाला एफ ऑफ एन हमेशा फास्टर मूव करेगा एज कम्पेयर टू जी ऑफ एन। और इसकी ग्राफिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखें तो एफ ऑफ एन
ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, ठीक है, वेयर सी इज कांस्टेंट। और ये जो एफ ऑफ एन है या तो ये जी ऑफ एन से ज़्यादा तेज़ मूव करेगा या फिर उसके बराबर रह के मूव करेगा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कंडीशंस बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियस में थी कि एन की वैल्यू एन की वैल्यू ग्रेटर देन एन नॉट होनी चाहिए। एन नॉट पॉइंट हमें पता है कौन सा पॉइंट है, इसको हम के भी बोल देते हैं, एन नॉट भी बोल देते हैं। उसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये हमेशा सी की वैल्यू अगर तो ये ज़ीरो होगी या नेगेटिव में होगी तो ये आपकी इक्वेशन फुलफ़िल नहीं होगी। और इक्वेशन को फुलफ़िल करने के लिए एक और पॉइंट ये है कि एन नॉट की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होनी चाहिए। तो जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाली कंडीशंस को भी साथ साथ हम लिख देंगे। लेट अस डिस्कस अ ग्राउंड एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। इसके लिए हम वही एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि जहाँ पे आपका एक वॉलेट चोरी हुआ था और आपने अपनी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। तो उसमें 100 से लेके 100 लोगों को उन्होंने सस्पेक्टेड होने की वजह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बुलाया। अब इनमें से 1 से 100 की जो केस है जो इसको रिलेट कर रहा है, अभी करंट सिनेरियो को रिलेट कर रहा है। करंट सिनेरियो हमारा कौन सा था, वो हमारा अभी ओमेगा का सिनेरियो, ठीक है, ओमेगा नोटेशन थी। इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में हम देखेंगे सबसे बेस्ट केस कौन सा है। चूँकि मैं आपको स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूँ कि ये बेस्ट केस टाइम है या फिर ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड हमें ये बताती है कि आपका सबसे बेहतरीन जो सिनेरियो है, सबसे बेहतरीन केस वो क्या है, वो इसमें ये है कि आपको पहला पर्सन जो है वो प्रोवाइड किया गया या आपके सामने लाया गया और वही आपका जो पर्सन है वही आपका चोर है, उसी ने ही आपका पर्स जो है वो चोरी किया हुआ है। तो ये वाला सिनेरियो जो है ये वाला किसको रिलेट कर रहा है, ये वाला ओमेगा को रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपको अभी केस मिल चुका है, जो आपको अभी करंट सिनेरियो जिसमें आप मौजूद हैं, इससे बढ़ के आपका सॉल्यूशन कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये वाला सिनेरियो जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को आपने सर्च किया और वही आपका जो गोल है अचीव हो गया, तो इस तरह की जो नोटेशन है उसको हम ओमेगा नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन, द थीटा नोटेशन इज़ द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। स्टूडेंट्स याद रखें ये जो थीटा नोटेशन है इसमें अपर बाउंड भी आ रही होती है और साथ साथ लोअर बाउंड भी आ रही होती है, तो या फिर इसको हम एवरेज केस भी बोल देते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू ये बन सकता है कि थीटा नोटेशन आपका बेस्ट केस है, आपका लोअर केस है या फिर आपका एवरेज केस है। तो इसका आंसर कौन सा है, दैट इज़ एवरेज केस। और इसको हम टाइट बाउंड भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि हम अपर बाउंड की बात की, हमने लोअर बाउंड की बात की। जो टाइट बाउंड है, टाइट बाउंड किससे रेलिवेंट है, दैट रिलेट्स टू थीटा नोटेशन। अब इसमें दोबारा से ग्राफ की बात करें, वही सेम ग्राफ जिसमें n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट, t इज़ द टाइम। आपका कोई फंक्शन है जो कि t टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाने के साथ साथ उसका टाइम भी बढ़ रहा है। उसमें एक पॉइंट है k पॉइंट है या फिर एक n नॉट पॉइंट है। n नॉट पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पे आपकी अपर बाउंड या लोअर बाउंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एन की जो फंक्शन है इसकी दो रेंजेस है, इसके ऊपर एक रेंज चल रही है, इसके ऊपर एक फंक्शन है और इसके एक नीचे फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन है जो कि इस एफ ऑफ एन से हमेशा ऊपर रह रहा है, ठीक है, जिसको हमने अपर बाउंड बोला था। एक फंक्शन है जी ऑफ एन, आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप G1 ऑफ एन कह लें, इसको आप G2 ऑफ एन कह लें, ठीक है। अब एक फंक्शन जो है जी ऑफ एन फंक्शन जो है वो हमेशा ऊपर ऊपर मूव कर रहा है जो उसकी अपर बाउंड है, और एक उसकी लोअर बाउंड है। ये रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम उसकी अपर बाउंड भी बताते हैं, उसकी लोअर बाउंड भी बताते हैं कि मैक्सिमम ये कितना क्या टारगेट को अचीव करेगा, ये मैक्सिमम इसकी क्या हद है, और साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि इसकी मिनिमम या सबसे एफिशिएंट या फिर इसकी लोएस्ट रेंज इसकी क्या है। तो इस तरह की नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की नोटेशन को हम थीटा नोटेशन बोलते हैं। इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो C1.Gn ये वो वाला था जो कि हमने इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया होता, ठीक है, C1.Gn। अब C1.Gn लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू C.Gn। अब इसमें दोनों आपकी
जो रेंजेस है एक तरफ वो उससे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उससे कम हो रहा है, जो कि थीटा नोटेशन की ही इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। और कंडीशंस आपकी सेम है, एन की एन वैल्यू एन नॉट से बढ़ के हो, C1 और C2 दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हों, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू हो, और एन नॉट की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसी को हम एक ग्राउंड एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें एक मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स ऑफ ए पेपर आर GN। फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर था, एक पेपर दिया, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, ठीक है, दैट आर 100, और जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 0। अब इसके मार्क्स जो एफ ऑफ एन मार्क्स हैं, ये वाले मार्क्स जो हैं, ये हमेशा इन दोनों के दरमियान रहेंगे, वो 0 से बढ़ के होंगे और वो 100 से कम होंगे। अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके मार्क्स 100 से ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 100 हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, 100 से कम होंगे। एफ ऑफ एन विल बी लेस देन अपर बाउंड G1 ऑफ एन, तो वो हमेशा इससे कम रहेंगे। 100 से G1 ऑफ एन अगर हम 100 कह लें तो हमेशा मार्क्स इससे कम होंगे। एंड ग्रेटर देन लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड बताई हुई है वो क्या है, 0। अब हमेशा मार्क्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, हमेशा मार्क्स जो है वो 0 से बढ़ के होने चाहिए। तो इस तरह का सिनेरियो जिसमें हम अपर बाउंड भी बताते हैं, साथ साथ लोअर बाउंड भी बताते हैं, या फिर आप इसे कहते हैं कि एवरेज हम उसकी रेंज बता रहे होते हैं, या फिर टाइट बाउंड बता रहे होते हैं, इस तरह के सिनेरियो को, इस तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशन को थीटा नोटेशन हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की 3 तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसमें हमने थीटा का जिक्र किया, बिग ओ का जिक्र किया और बिग ओमेगा का जिक्र किया, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एसिम्प्टोटिक कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये वाली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओ की फॉर्म में दी हुई हैं, बिग ओ की फॉर्म में दी हुई हैं। कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए बिग ओ 1 होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसके लिए बिग ऑफ log n होता है। ये MCQs में इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या आपका अगर एल्गोरिदम में क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज़ हो रहा है तो उसकी ओ वैल्यू कितनी होगी, बिग ओ वैल्यू कितनी होगी, तो वो n² होगी, ठीक है। n log n होगा तो उसकी कितनी होगी, अगर पोलिनोमियल है तो उसकी कितनी होगी, एक्सपोनेंशियल है तो उसकी कितनी होगी। आपने इनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं या टेस्ट वगैरह होते हैं, उन क्वेश्चंस, उनके जो पेपर हैं उनमें लाजमी इनसे रेलिवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो इसको बार बार रिपीट करके देखें, बार बार लेक्चर को रिपीट करके देखें। अगर इसके बावजूद ना समझ आए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।